अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस के बारे में पढ़ेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस का जो टॉपिक है इसको हम टी ए ब्राउन की बुक के हिसाब से सारा कवर करेंगे, जिसमें सारे इसके सब टॉपिक्स आ जाते हैं। इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसकी जो आगे जो नेक्स्ट पार्ट्स होंगे इस वीडियो के, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन और इसकी डिस्कवरी एंड फंक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों हमें डीएनए को कट करना पड़ता है, और किस तरह से इसकी डिस्कवरी हुई थी, और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के क्या फंक्शंस होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जीन क्लोनिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जिसके अंदर डीएनए मॉलिक्यूल्स को कट करना पड़ता है रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। जैसे ये वेक्टर है, ठीक है, इस वेक्टर को भी हमें कट करना पड़ता है, और जो डीएनए जिसको क्लोन करना है उसको भी कट करना पड़ता है इसके अंदर इंसर्ट करने के लिए। तो ये जो हमने इसके ऊपर कट्स लगाने होते हैं, ये हमें बहुत प्रिसाइजली करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी इसको हम कट कर देंगे और वो जाकर लग जाएगा, नहीं, इसको बहुत प्रिसाइजली इसको हमें कट करना पड़ता है। अच्छा, अब इसके अंदर हमें डीएनए को मतलब कौन कौन से डीएनए को कट करना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें क्लोनिंग वेक्टर को कट करना पड़ता है। जब हम रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं तो वेक्टर को भी क्लीव करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये देखें ये सर्कुलर डीएनए है, तो इसको हमने यहाँ से कहीं से हम इसको कट करेंगे ताकि यहाँ पे जगह बन जाए जहाँ पर आकर जो डीएनए जिसको हमने क्लोन करना है वो आके लग सके। तो जो वेक्टर पे जो कट लगता है, इसको एक से मतलब इस पे ऐसा नहीं है कि यहाँ से भी कट लग गया, यहाँ से भी कट लग गया, नहीं, इसको जो है वो एक ही जगह से कट करना होता है। सही है। और ये जो कट है, ये मतलब ये कहीं से रैंडमली भी इसको हम कट नहीं कर सकते, इनको हमने सेम पोजीशंस पे कट करना होता है, ठीक है। जैसे हम ये देख रहे हैं कि ये इसकी कट साइड्स है, यहीं से इनको कट करना होता है, रैंडमली हम इसको क्लीव नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियस चाहिए होगा। हमें पता है कि जो डीएनए को कट करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है वो न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस भी हमें एक स्पेशल टाइप का न्यूक्लियस चाहिए जो इसको प्रिसाइजली इसी जगह से आकर कट कर सके। उसके अलावा जिस डीएनए की क्लोनिंग करनी है उस डीएनए को भी कट करना पड़ता है। उसकी दो मेन रीजंस हैं, एक है आइसोलेशन ऑफ टारगेट जीन और एक है फ्रेगमेंटेशन फॉर वेक्टर कंपैटिबिलिटी। आइसोलेशन ऑफ द टारगेट जीन के क्या होता है कि अगर हमने एक सिंगल जीन को क्लोन करवाना है जिसकी लेंथ तकरीबन 2 to 3 kb है, जबकि डीएनए की जो लेंथ है वो 80 kb या उससे भी ज़्यादा है, तो हम इतने बड़े डीएनए को थोड़ी ना क्लोन करवाएंगे, हम उतनी जीन वाला जो पार्ट है वहाँ से कट करेंगे और उसको क्लोन करवा लेंगे, ठीक है। जैसे ये डीएनए हमारा और ये हमारा जीन है जो हमने क्लोन करवाना है, तो यहाँ से हम इसको कट करवा लेंगे। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन फॉर वेक्टर कंपैटिबिलिटी। वेक्टर कंपैटिबिलिटी के लिए भी हमें फ्रेगमेंटेशन करनी पड़ती है कि जो जो काफ़ी बड़े बड़े डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे फ्रेगमेंट्स में हमें उनको काटना पड़ता है ताकि वो वेक्टर जो है उसको कैरी कर सकें। मोस्टली जो क्लोनिंग वेक्टर्स हैं, पर्टिकुलरली जो प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर्स हैं, वो 8 kb से ज़्यादा जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल्स को नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि जो बड़ा डीएनए होता है उसको फ्रेगमेंट्स में कट करना होता है ताकि वो उस जो साइज रेंज है जो वेक्टर ले सकते हैं उस साइज रेंज में आ जाए और वेक्टर उसको ले सके। तो अब हमने देख लिया कि यहाँ पर इस सारे के अंदर एक एंजाइम यूज हो रहा था जो कि इसको कट करने के काम आ रहा है। तो इस प्रिसाइज जो क्लीवेज है, इसके लिए जो एंजाइम यूज होता है वो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, ठीक है। जो दोनों वेक्टर को भी और इंसर्ट डीएनए, जिस डीएनए को इंसर्ट करवाना है उन दोनों को काटने के लिए जो यूज हो रहा है उसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं और वहीं पर जाकर कट करते हैं। जैसे अगर ये डीएनए है, अगर ये इसकी कोई स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट है और ये इसकी स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट है, तो इसने वहीं पे आके उसको पहले इसने रिकॉग्नाइज करना है और उसको कट करना है। रिकॉग्निशन साइट्स क्या होती हैं ये आगे हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अच्छा, इनकी जो डिस्कवरी है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक बहुत बड़ी चीज़ थी, जिसकी वजह से जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1978 में उनको नोबेल प्राइजेस भी मिले। तो आगे अब हम देखते हैं कि इसकी डिस्कवरी किस तरह से हुई थी और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस का क्या फंक्शन होता है। ये भी हमने सारा इसका हमने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखा कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस क्या होते हैं और इनकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, इसकी जो इनिशियल ऑब्जर्वेशन थी जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस की डिस्कवरी हुई वो अर्ली 1950s में हुई थी,
ठीक है। तो लेकिन इसको अच्छी तरह इस सारे काम को समझने में 20 ईयर्स लग गए थे। तो क्या हुआ था कि जो अर्ली ऑब्जर्वेशन क्या थी कि रिसर्चर्स ने ये देखा कि कुछ स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन को रेजिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी बैक्टीरियोफेज जो एक वायरस होता है वो आगे जब लगता है बैक्टीरिया के ऊपर तो उन बैक्टीरिया को कुछ भी नहीं होता। वो बैक्टीरिया मतलब क्या कहते हैं, उनको कुछ नहीं होता, वो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं आ रहा। तो ये रेजिस्टेंस जो है ये रैंडम नहीं है, बल्कि ये होस्ट स्पेसिफिक मैकेनिज्म है। और ये किस तरह से होता है वो आगे हम देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरियम है, सही, इसके ऊपर आकर ये फेज डीएनए लग गया, सॉरी ये इसके ऊपर आकर ये बैक्टीरियोफेज लग गया। इस बैक्टीरियोफेज ने क्या करना है, अगर आपने लेटिको लाइसोजेनिक साइकिल पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है कि पहले आके ये फेज लगा, इसने आके अपना डीएनए इसके अंदर इंसर्ट कर देना होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि इस डीएनए ने इस पूरी मशीनरी का होल्ड ले लेना है और मतलब यहाँ पर इसका फिर काम होगा। ठीक है, इसने सारा हर चीज़ का कंट्रोल ले लेना है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब ये डीएनए इसके अंदर आया, इससे पहले कि ये इस सारे काम का कंट्रोल ले, जो होस्ट है ना, यानी कि जो ये बैक्टीरियम है, ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है। वो एंजाइम क्या है कि इसके ऊपर आकर लग जाते हैं और इसको तोड़ देते हैं। ठीक है, ये जो एंजाइम्स हैं ये इसके ऊपर आकर बाइंड हो गए और इसको इन्होंने तोड़ दिया, फेज के डीएनए को तोड़ दिया और इसको इनएक्टिवेट कर दिया। ठीक है, तो इसलिए फिर क्या है कि जो फेज के डीएनए ने आकर यहाँ पर अपना काम करना था वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जब इस डीएनए पे आके इसने लग गया, मतलब कि इस डीएनए को आके तोड़ देना, तो ये होस्ट का अपना डीएनए भी तो है ना। ठीक है, बैक्टीरिया का अपना डीएनए, वो किस तरह से प्रोटेक्टेड रहेगा। तो जो बैक्टीरिया का जो अपना डीएनए होता है उसको डिग्रेडेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक काम क्या होता है कि इसकी जो रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं जहाँ पर मतलब आकर ये एंजाइम ने काम करना होता है, उन साइट्स पे मिथाइल लग जाता है, मिथाइल ग्रुप्स लग जाते हैं। ठीक है, मिथाइल ग्रुप्स यहाँ पर आके लगे तो अब ये जो क्या कहते हैं हमारा जो एंजाइम है ये इसके ऊपर आकर बाइंड नहीं कर सकेगा। जब ये बाइंड नहीं कर सकेगा तो ये जो डीएनए है ये प्रोटेक्टेड रहेगा, इसको कुछ भी नहीं होगा। तो अब ये जो एंजाइम यूज हो रहा था जिसने आकर डीएनए को कट कर दिया, जो वायरस के डीएनए को कट कर दिया, ये एंजाइम कौन है, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस एंजाइम है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस एंजाइम्स क्या होते हैं, ये डीएनए को किसी स्पेसिफिक जगह से ही जाकर कट करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियसिस के अंदर हमने एक्सो न्यूक्लियस पढ़ा और एंडोन्यूक्लियस पढ़ा। ठीक, एक्सो न्यूक्लियस की में हमने देखा कि वो साइड से कट करते हैं और एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, दरमियान में कहीं से कट करते हैं। एंडोन्यूक्लियस की भी आगे हमने कुछ टाइप्स पढ़ी, जिसमें से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस वो हैं जो एक स्पेसिफिक जगह पर ही जाकर कट करते हैं। तो अब तक ये एंजाइम्स जो हैं वो देखा गया है कि 2500 डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस अब तक आइसोलेट हो चुके हैं। मोर देन 300 जो हैं ये लेबॉर्ट्री में यूज़ होते हैं। ठीक है, अवेलेबल हैं। और तकरीबन जो सारे जो बैक्टीरियल स्पीशीज़ हैं वो इन एंजाइम्स को बनाते हैं। ठीक है, एंजाइम्स कौन बना रहे हैं, ये बैक्टीरिया बना रहे हैं। इनकी हम कुछ टाइप्स देख लेते हैं। मेन इसकी 3 क्लासेस हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 एंड टाइप 3 एंडोन्यूक्लियसिस को हम इतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। उसकी वजह आप देख लेते हैं कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स होता है, इनका स्ट्रक्चर मतलब कॉम्प्लेक्स होता है, इनका फंक्शन भी कॉम्प्लेक्स होता है। क्या है कि इनकी लिमिटेड एप्लीकेशंस हैं, उसकी रीज़न ये है कि ये लेस प्रिडिक्टेबल हैं। ठीक है, इनका जो कटिंग पैटर्न्स हैं वो लेस प्रिडिक्टेबल हैं, जबकि जो टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस होते हैं ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं और ये डीएनए को डिफाइंड सीक्वेंस पे ही कट करते हैं। ठीक है, अगर ये एक डीएनए है और ये इसका कोई सीक्वेंस है, यहाँ पर इसने कट करना है तो यहीं पर ही करना है, इसके अलावा इधर उधर कहीं पर भी ये कट नहीं करेंगे। तो ये जीन क्लोनिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का इसलिए समझे जाते हैं क्योंकि इनका मोड ऑफ एक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होता है। ठीक है, ये बहुत प्रिसाइजली काम करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने जो है सबसे पहले हमने देखा कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मतलब सबसे पहले हमने ये देखा कि डीएनए को कट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। उसके बाद हमने इसकी डिस्कवरी देखी कि किस तरह से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर हुआ और इनके क्या कौन कौन सी क्लासेस हैं और इनके क्या फंक्शंस हैं। तो बाकी का जो आगे हमारे जो बाकी पार्ट्स हैं वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।